नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इसमें हमारी सभी रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हमारा आज का जो ये सीरीज है, ये उत्तराखंड पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, उत्तराखंड स्नातक स्तर, उत्तराखंड एसआई सहित अन्य राज्य आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं चंदकालीन भू राजस्व व्यवस्था या चंदों की कर नीति। चंदों की जो अर्थव्यवस्था है वह मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। उस समय 36 रकम 32 कलम की वसूली होती थी। जो भूमि है उसका जो वास्तविक स्वामी है वह राजा होता था। भूमि का स्वामित्व राजा में निहित था और समस्त प्रजा उसकी खाय कर होती थी। नाट नाट का अर्थ है ये जो नाट या नठाली की जमीन है, ये जमीन भी राजा की होती थी और इसको औताली भी कहा जाता था। राजा रुद्रचंद के समय में युवराज शक्ति सिंह के द्वारा भूमि की नाप करवाने और भू राजस्व निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। युवराज शक्ति सिंह जन्मांध थे। राज्य की उस समय जो आय थी चंदों के समय में, वह उसका मुख्य स्रोत भू राजस्व है जो कि उपज का छठा भाग होता था। इसको गल्ला छहाड़ या गल्ला छहाड़ा भी कहा जाता था। राज्य की आय के अन्य स्रोत थे जंगलों से होने वाली आय, खान, जल, शराब आदि से होने वाली आय या विजित प्रदेशों से लूट का माल और संधि के फलस्वरूप प्राप्त धन। राजा के द्वारा रौत, गोड़, विष्णु प्रीत भूमि जिसे भी प्रदान की जाती थी वह थातवान कहलाता था। थात का मतलब है जमीन और थातवान का अर्थ है जमीन का मालिक। तो राजा जिसको भी ये रौत, गूढ़ और विष्णु प्रीति तीनों प्रकार की भूमि प्रदान करता है वह व्यक्ति थातवान कहलाता था। जो जिस भूमि पर कृषि का कार्य करता था उसे उस भूमि का थातवान कहा जाता है। इसका जो मुख्य कार्य था वो राजस्व का भुगतान करना, राजा के राजकोष तक राजस्व पहुंचाना था। भूमि का जो विवरण है उसे लिखने वाले व्यक्ति को लेखिया कहा करते थे। उस चंदों के समय में भूमि अनेक थातों में बटी हुई थी। थातवान अपनी थात को नहीं छोड़ सकता था। थात की मालगुजारी को वसूलने की जिम्मेदारी और उसे राजकोष तक जमा करने की जिम्मेदारी उसी की होती थी, चाहे उस जमीन को कोई भी कमाकर खाए। कर माफी साधारणतः नहीं होती थी, केवल अकाल आदि की विशेष परिस्थितियों में ही राजा कर में छूट दिया करते थे। थातवान के द्वारा अपनी जमीन जिसको भी दी जाती थी वह थातवान के खाय कर हो जाते थे और सिरती और जूलिया कर खायकर देने के लिए उसके बाद बाध्य होते। तो हम देख चुके हैं कि इस प्रकार चंदों के समय जो कृषक हैं उनके दो प्रकार हैं। जो भूमि का व राजा ने जिसको भूमि दी है वह व्यक्ति थातवान कहलाता था और उस पर कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति दो प्रकार के होते थे। पहला है खायकर और दूसरा है सिरतान। खायकर का अर्थ है खाई हुई जमीन पर कर देने वाला या जो जमीन की पैदावार कमाकर खाए। तो यह खायकर अनाज और नकद दोनों रूपों में कर दिया करता था और यह स्थायी कृषक थे। सिरतान यह कर का भुगतान नकद रूप में करता था और सिरतान को थातवान के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता था। तो सिरतान अस्थायी कृषक थे। खायकर और सिरतान किसी भी जाति के हो सकते थे सिवाय ब्राह्मणों के। कैनी एक प्रकार के भूदास थे जो कि कृषि कार्य किया करते थे खेतों पे, और साथ ही उपज का जो छठा भाग गल्ला छहाड़ा है इसको भी राजकोष तक पहुंचाने का कार्य इन्हीं कैनी खसों के द्वारा किया जाता था। संभवतः कैनी ही राजाओं की पालकी ढोने का कार्य भी किया करते थे। रौत का अर्थ है कि युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करने वालों को जो भूमि इनाम में दी जाती थी उसे रौत कहते थे। रौत में प्राप्त जमीन पर पहले से खेती करने वाले जो लोग हैं वो थातवान के कैनी बन जाते। थातवान को दी गई जमीन में राजा लिखवा देता था कि घर कुड़ी वन छोड़कर शेष जमीन दी जाती है। इसके अतिरिक्त उस समय छोड़ा और छोड़ी वर्ग भी मिलता है। छोड़ा यानी जो घरेलू सेवक और छोड़ी मतलब घरेलू सेविका यानी घर का कार्य करने वाले दास और दासियां या घरेलू नौकर नौकरानियां। अस्कोट के रजवार छोरों को सेवक कहा करते थे या विस्वा कहा करते थे और थातवान से इनके लिए भी टैक्स वसूला करते थे। डांड या डोली या पालकी ढोने वाले के लिए यह एक शब्द प्रयोग हुआ है। कुछ इतिहासकार डंडे का अर्थ दंडाधिकारी के रूप में भी लगाते हैं।
थातवान जो है वो भूमि का मालिक है, लेकिन यह भी कैनी यानी उस पर कार्य करने वाला हो जाता था। जब राजा किसी भी ब्राह्मण को भूमि का दान देता या रौब के रूप में भूमि दान किया करता था या अपने दरबारी को जागीर दिया करता। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी थातवान को बलपूर्वक कैनी नहीं बनाया जाता था। यदि थातवान यानी भूमि का स्वामी स्वयं कैनी बनना स्वीकार कर लेता तो वह गरखा के पद से भी गिर जाता था और उसके समाज में गांव में उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता। यदि थातवान अपनी थात जमीन से स्वयं को अपने आप छोड़ना चाहता तो उसे थात की कुछ मिट्टी या एक पत्थर का टुकड़ा और साथ में उसमें एक पैसा रखकर राजा के सामने रखना पड़ता था। बरम ताम्र पत्र में उल्लेख किया गया है कि 6 बीसा भूमि से 30 पैसे कर के रूप में लेने का उस समय टैक्स लिए जाने का उल्लेख है। तो 20 नाली के लिए उस समय बीसा शब्द का प्रयोग किया गया है। चंदों के समय में जो भूमि की माप है वह नाली, जूला, विशा, अधाली, पालू, मसा आदि के रूप में की जाती थी। ये जो मसा है यह नाली से छोटी इकाई थी और एक जूला जो था यह लगभग 10 कुंटल के बराबर होता था। अधाली 15 किलो की होती थी। नाली इसके अतिरिक्त भूमि की माप के अलावा भूमि को जो अनाज है अनाज को मापन के लिए भी नाली का प्रयोग किया जाता था और वर्तमान में भी उत्तराखंड में नाली का प्रयोग किया जाता है, भूमि की माप के लिए भी और अनाज की माप के लिए भी। तो नाली ये 2 किलो अनाज को मापने की भी होती थी और यह 2 प्रकार की थी। कत्यूर की नाली बड़ी थी और सोर में इसकी ठीक आधी थी। तो जब विकेट ने सन 1872 में कत्यूर की नाली को पैमाना मानकर ही यहाँ पर भूमि का बंदोबस्त किया था। यहाँ पर जो मुद्रा है चंदों के समय वह तांबे की टका चला करती थी। इसके अतिरिक्त मुगल बादशाहों के या सल्तनत के जो सुल्तान थे उनके सिक्के भी यहाँ पर चला करते थे। चंद राजाओं की अपनी कोई भी सिक्के अभी तक यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं। औताली का अर्थ है पुत्रहीन। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके पुत्र नहीं है तो उसकी जो संपत्ति है वो राजा की हो जाती थी और राजा किसी दूसरे व्यक्ति से नजराना लेकर इस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता था। छत्तीसी का अर्थ है 36 प्रकार के राजकर, यानी जो चंदों के समय 36 प्रमुख कर लगा करते थे। तो इन करों को थातवान या परगनाधिकारी या सीकदार वसूल करता था और राजकोष में जमा किया करता था या कैनी अनाज को राजकोष तक जमा करते थे। तो प्रमुख करों के यहाँ पर नाम है, पहला है जूलिया या सांगा। यह नदी के पुलों पर लगने वाले टैक्स का नाम है। सिरती एक प्रकार का नगद कर था और संभवतः इस सिरती शब्द से ही सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सिरती जो टैक्स है ये माल और भावर क्षेत्र तथा भूटिया व्यापारियों से लिया जाने वाला नकद कर था। कनक यह शौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कर था और इस कर का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में भी किया गया है। राखिया या रछिया यह सावन के महीने में रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय आम जनता से लिया जाने वाला कर था। कूद यह नकद के बदले दिया गया अनाज था। बैकर यह अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर था। मांगा यह युद्ध के अवसर पर वसूल किया जाने वाला कर था। साउली या साहू यह लेखक के लिए देय कर था और मूनाकोट ताम्रपत्र में लेखक के लिए देय एक अन्य कर का भी विवरण है जिसका नाम है रंगतली। खैनी कपिलनी यह कुली बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर था। शूख यह राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर था। हेलियानी अधूल यह बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर था। सिंगाली ताम्रपत्र में इसका उल्लेख किया गया है। कमीनचारी या समानचारी यह किसानों से वसूल कर सयानों के लिए देय कर था, प्रत्येक गांव में जो सयाने होते थे उनके लिए। सीकदार नेगी यह नेगी नामक अधिकारी को देकर था जो कि पूरे गांव से इसे वसूल किया जाता था और मूनाकोट ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है जिसमें इसको 2 रुपया वार्षिक निर्धारित किया गया है। गरखा नेगी यह गरखा अधिकारी को देय टैक्स था और इसका भी उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में है। डाला यह गांव को के जो सयाना होता था उसको दस्तूर के रूप में जो कर दिया जाता था, मांगा की तरह ही यह डाला भी था और सयाने के लिए वसूल किया जाने वाला कर था। मिझारी यह कामगारों पर लगने वाला टैक्स था। तान या टांडकर यह बुनकरों से लगता था। घी कर यह घी बेचने वालों से लिया जाने वाला कर था। मौकर यह हर परिवार पर लगा हुआ एक कर था। भात कर ये शादी ब्याह या उत्सवों पर आम जनता पर लगाया जाने वाला कर था।
गाय चराई तराई भावर में गाय चराने वालों से भी कर लिया जाता था। भैंसकर ट्रेल के अनुसार यह भी कुमाऊं में चंदे के समय वसूल किया जाता था और उस समय यह इसकी मात्रा 4 आना वार्षिक थी। भेंट यह राजा और राजकुमारों के लिए निर्धारित थी। जब भी कोई व्यक्ति राजा या राजकुमार से मिलने जाता, युवराज से मिलने जाता, तो वह उनके लिए भेंट लेकर जाते। व्यापार कर यह बुनकरों से लिया जाने वाला टैक्स था और नमक और कस्तूरी पर भी यह कर लगता था। खानों पर लगने वाला कर यहाँ पर उत्तराखंड में जो खनन कार्य से संबंधित लोग हैं वह आगरी लोग हैं जो कि सोना वगैरह खनन किया करते थे, या तांबा निकालने वालों से भी यह कर लिया जाता था। जंगलात कर जो भी व्यक्ति जंगलों का उपयोग किया करते थे अपने पशुओं को चराने के लिए या लकड़ी वगैरह बीनने के लिए, उन लोगों से लिया जाने वाला कर। कटक यह सेना के रखरखाव के लिए लिया जाने वाला कर था। न्योवली अगर किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करना होता तो उसके लिए उसको एक फीस भरनी होती थी, तो उसे न्योवली कर कहा जाता था। रोलिया देवलिया कर यह बलि अथवा भोजन के रूप में होता था जिसमें बकरे आदि को दिया जाता था। भाग यह घराटों पर लगने वाला कर था। जगरिया कर यह जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाता था। पहरी या पौरी यह ग्राम चौकीदारों के लिए देय कर था। बखरिया यह राजा के सईस के लिए वसूला जाने वाला कर था और मोनाकोट ताम्रपत्र में इसकी मात्रा 2 रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है। घोड़ियालो यह राजा के घोड़ों के रख रखाव के लिए निर्धारित कर था। कुकुरियालो यह राजा के कुत्तों के लिए निर्धारित कर था। चौपदार यह राजा की निजी वस्तुओं के ढुलान के एवज में लिया जाने वाला कर था। बाजार यह महाजनों से लिया जाने वाला कर था। बजनिया नर्तक नर्तकी और नगाड़े दुंदुभु बजाने वालों को दिया जाने वाला कर था। डाला हम पढ़ चुके हैं, ये गांव के सयाने बूढ़े या थोकदार के लिए लिया जाने वाला कर था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य करों का भी नाम मिलता है जैसे महार, ओढ़, नेलिया और तपनीय। कुछ इतिहासकारों का मत है कि राजा लक्ष्मी चंद के समय करों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी कारण उस समय जो लोग हैं वो अपने घरों की छत पर उन्होंने मिट्टी डालकर खेती या कृषि करनी शुरू कर दी थी, ताकि उस उपज को बेचकर वह राजा लक्ष्मी चंद को टैक्स की अदायगी कर सके। माल या तराई भावर क्षेत्र में राजस्व व्यवस्था। तो यह जो क्षेत्र है यह राजा सोमचंद को कत्यूरी राजा के द्वारा दहेज में प्राप्त हुआ था। बाद में गरुड़ ज्ञानचंद पहला राजा था जो सल्तनत कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिलने नजराना लेकर उनके दरबार में गया और उसके बाद उससे फिरोज तुगलक से यानी एफटी से उसने यह जागीर के रूप में प्राप्त किया। कीर्तिचंद यह पहला शासक था जिसने इस क्षेत्र की देखरेख हेतु प्रयास किया और यहाँ पर एक नया नगर बसाया जो कि कीर्ति नगर के नाम से प्रसिद्ध है। राजा रुद्रचंद इसके समय में लखनऊ के सूबेदार हुसैन खां टुकड़िया के द्वारा आक्रमण किया गया, तो राजा रुद्र और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। तो बाद में राजा रुद्रचंद ने बादशाह अकबर से व्यक्तिगत भेंट की और उनसे इस तराई का क्षेत्र मांगा और यहाँ पर एक नया नगर बसाया जो कि रुद्रपुर के नाम से जाना जाता है। राजा बाज बहादुर चंद के समय भी यहाँ पर कटेहर के लुटेरों का आक्रमण हुआ, तो राजा बाज बहादुर चंद ने मुगल बादशाह शाहजहां से सहायता मांगी और इस क्षेत्र को वापस प्राप्त किया और यहाँ पर बाजपुर नामक एक नया नगर बसाया। यहाँ पर भी इस माल पर तराई भावर का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी टैक्स उपज का 6ठा भाग था और इन काशीपुर वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर टैक्स वसूल करने का कार्य साहूकार किया करते थे, जबकि रुद्रपुर वाले क्षेत्र में टैक्स वसूल करने का काम लखपत गुसाइयों के द्वारा किया जाता था। इसी के साथ हमारा आज का